हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग्स आपके डिप्लोमा सिलेबस और उसके साथ साथ बैचलर के सिलेबस में भी आता है। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें मलेरिया के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो इसीलिए आज जो क्लास है दैट इज रिलेटेड टू द मलेरिया। तो मलेरिया डिजीज जब समझ में आएगा हमें, तब हम एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग्स कहाँ पे टारगेट करता है और कैसे वो अपना एंटी मलेरियल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो चलो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं मलेरिया से। तो मलेरिया इज अ वेरी कॉमन डिजीज। ओके, पूरे दुनिया में मलेरिया बहुत ही कॉमन डिजीज है और जो जनरली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है उस एरिया, या जनरली गर्मी से थोड़ा सा कम गर्मी, उस एरिया में सबसे ज्यादा मलेरिया फैलता है। तो ये ट्रॉपिकल डिजीज कहा जाता है। इसके साथ साथ दिस इज ए पैरासाइटिक डिजीज, मतलब दिस डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट। ओके, तो मलेरिया के जब भी नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, दैट इज मॉस्किटो। But malaria is not transmitted or it is not a mosquito-borne disease. It is caused by the parasite और वो पैरासाइट मॉस्किटो कैरी करता है, इसीलिए हमारे दिमाग में मॉस्किटो का नाम आता है। अगर प्रिवेलेंस की बात किया जाए तो जनरली वर्ल्ड में हर साल 200 से 300 मिलियन लोग इस मलेरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होता है। और इसमें से चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ हर साल 2 से 3 मिलियन लोग मलेरिया से डेथ भी होता है, उन लोगों का मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमें सबको पता है कि हाई फीवर होता है, बहुत ज्यादा फीवर होता है, जनरली 102 और 103, इससे भी ऊपर फीवर आता है। इसके साथ साथ वो फीवर जब आता है उसमें चिलिंग इफेक्ट आता है, बॉडी शिवरिंग होता है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्वेटिंग आता है। ठीक है, तो ये था 1 डिग्री और प्राइमरी symptoms, sign and symptoms of malaria. तो प्राइमरी दैट इज हाई फीवर, चिलिंग एंड स्वेटिंग। इसके साथ साथ सेकेंडरी जो भी ये है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है साइन एंड सिम्टम्स में वॉमिटिंग भी हो सकता है, हेडेक आता है, कभी कभी स्वेटिंग और इसके साथ साथ स्वेटिंग और इसके साथ साथ डायरिया भी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये सारे कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर आता है। तो प्राइमरी सिम्टम्स हाई फीवर, चिलिंग, स्वेटिंग, और सेकेंडरी सिम्टम में जनरली वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया, ये सारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज अ स्पीसीज ऑफ पैरासाइट दैट कॉजेज द मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम स्पीसीज में बहुत वैरायटी के स्पीसीज हमारे प्लाज्मोडियम स्पीसीज में है, जिसमें सबसे जो खतरनाक टाइप का मलेरिया स्प्रेड करता है दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ओके, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज द रेस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनिज्म पैरासाइट दैट कॉज द मलेरिया इन ह्यूमंस। ओके, इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अलावा और जो अदर इंपोर्टेंट स्पीसीज है प्लाज्मोडियम के, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी। ठीक है, लेकिन जो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इसी से जो भी मलेरिया है दैट इज द सीवियर केस ऑफ मलेरिया। ओके, तो ये वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस। मॉस्किटो में भी बहुत सारे टाइप के मॉस्किटो, जैसे एडिस मॉस्किटो होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। ठीक है, तो इसके जो भी वेक्टर है, मतलब जो कैरी करता है इस पैरासाइट को, जो कैरी करता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज के, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये एनोफिलिस मॉस्किटो कैरी करेगा। अगर इन मॉस्किटो इन्फेक्टेड है और आपको वो मॉस्किटो बाइट करता है, तब उस बाइटिंग से क्या हो सकता है कि आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम के स्पीसीज आ सकता है, और प्लाज्मोडियम के स्पीसीज उसके बाद धीरे धीरे मलेरिया कॉज करता है, और जहां से हमें मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, और इसके साथ साथ हमें ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे पता करें कि वो मलेरिया कैसे है या किस स्टेज में है, वाकई में मलेरिया है या दूसरा टाइप का फीवर है। बहुत सारे टाइप से भी फीवर आता है कि वो मलेरियल फीवर है, वो उसे सिंपल आइडेंटिफाइड बाय ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये मलेरियल डिजीज है, और दैट इज द ब्लड टेस्ट फॉर पैरासाइट। मतलब सिंपल ब्लड लेके माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है कि मलेरियल पैरासाइट उसमें दिख रहा है कि नहीं। और मलेरियल पैरासाइट के स्टेजेस, मतलब स्पोरोजोइट है, मेरोजोइट है, गैमेटोसाइट है, अलग अलग
मलेरियल साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल देख के आपको सीवियरिटी का भी पता चलता है, तो जिसे जनरली एज ए एक्सपीरियंस पर्सन और बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन उसे आइडेंटिफाई कर सकता है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में किस टाइप का मॉस्किटो लेवल मलेरिया आ रहा है। ठीक है, तो अगर मलेरिया की बात करें तो हमारे दिमाग में जैसे मॉस्किटो आता है, अब हम देखेंगे कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम आइबक्स, उसका लाइफ साइकिल क्या है और कैसे हमें इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड है तो हमें किसी भी इंसान को किसी भी वक्त वो काट रहा है, जैसे काट रहा है तो उसके ये दिस इज द ब्लड वेसल, अब ब्लड स्ट्रीम में उसके मलेरियल पैरासाइट आता है, तो अगर मॉस्किटो के अंदर मलेरियल पैरासाइट है तो वो ब्लड वेसल में आता है। और इस कंडीशन को, और ये जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, इस प्लाज्मोडियम स्पीसीज को पर्टिकुलरली कहा जाता है स्पोरोजॉइट। दिस इज द स्पोरोजॉइट। तो दिस इज स्पोरोजॉइट इज द इमैच्योर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसके इमैच्योर कंडीशन में इसे स्पोरोजॉइट कहा जाता है। ठीक है, अब ये स्पोरोजॉइट जैसे ब्लड वेसल के बाद वो धीरे धीरे लीवर में आता है। ठीक है, दिस इज द लिवर ऑर्गन। अब जैसे आपको पता है कि लिवर के अंदर बहुत सारे अमाउंट में वास्कुलराइजेशन है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड वेसल है, और इसके साथ साथ जैसे ही ब्लड है वो लिवर से प्यूरिफाई होके जाता है पूरे बॉडी में, तो धीरे धीरे ब्लड सेल से या ब्लड वेसल से ये जो स्पोरोजॉइट है प्लाज्मोडियम स्पीसीज का, वो भी लिवर में आता है। अब इसमें जनरली इस ब्लड सेल के अंदर वो स्पोरोजॉइट धीरे धीरे मैच्योर कंडीशन में होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे स्पोरोजॉइट से वो बनता है मेरोजॉइट। मेरोजॉइट इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट। दोनों ही प्लाज्मोडियम स्पीसीज के पैरासाइट है, लेकिन जो स्पोरोजॉइट वो जब तुरंत मॉस्किटो काटता है आपके ब्लड में स्पोरोजॉइट फॉर्म में रहता है, और धीरे धीरे जब लिवर में आता है तो वो मेरोजॉइट फॉर्म में होता है। तो मिनिमम 7 to 10 डेज उसे लगता है स्पोरोजॉइट से मेरोजॉइट स्टेज में पहुंचने के लिए। इसीलिए जनरली, और ये मेरोजॉइट कंडीशन ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है मलेरियल इन्फेक्शन के लिए। तो जनरली जैसे मॉस्किटो आज काट लिया, आपको कल या परसों ही मलेरिया नहीं होगा, इसके 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपको मलेरिया आएगा, क्योंकि वो स्पोरोजॉइट से मेरोजॉइट, मेरोजॉइट से और भी स्टेजेस को आने में इतना दिन उसे टाइम लगता है। ठीक है, तो 7 से 10 दिन बाद ये मेरोजॉइट फॉर्म में आता है। अब मेरोजॉइट फॉर्म में ही ये इन्फेक्ट और भी ब्लड सेल्स में आता है, तो ब्लड वेसल के धीरे धीरे, ये भी एक ब्लड वेसल दिखाया गया है जहां पे ये मेरोजॉइट क्या होता है कि धीरे धीरे आरबीसी या रेड ब्लड सेल के अंदर जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल, दिस इज सेल। अब सेल के अंदर घुसता है मेरोजॉइड स्टेजेस ऑफ पैरासाइट। ठीक है, तो ये देखिए एक ब्लड वेसल को ऐसे इल्यूमिनेट करके दिखाया गया है जहां पे इसके अंदर ये मेरोजॉइड फॉर्मेशन है, और इसके अलावा कुछ स्पोरोजॉइड्स नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर भी है। अब ये यहाँ पे एक साइकिल अंडरगोस करता है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। दिस इज नोन एज एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब एरिथ्रोसाइट में ये मलेरिया का साइकिल हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये साइकिल में क्या है कि नॉर्मल जो स्पोरोजॉइट वो जनरली मैच्योर होता है, मेरोजॉइट बनता है और सेल के अंदर जाता है। अब सेल के अंदर जाने के बाद उस रेड ब्लड सेल को ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद फिर से वो आता है बाहर, और ये सारे साइकिल में चलता ही रहता है। एक इन्फेक्ट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया सेल को, फिर दूसरे सेल में जाता है, फिर दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, और फिर उससे ब्लास्ट हो जाता है, जनरली हेमोलाइसिस हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्लड के अमाउंट कम होता जाता है और इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। अब इस कंडीशन में, इस दौरान जितने ये जो स्पीसीज है, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी ये साइकिल के थ्रू जा रहा है, इसमें मेटाबोलाइट बन रहा है, और ये मेटाबोलाइट ऐसे डेड मेटाबोलाइट आपके बॉडी में फीवर बढ़ाता है। आपको सिंपल पता है कि फीवर कैसे बढ़ता है बॉडी में, कि ड्यू टू द डेड मेटाबोलाइट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है कि आरबीसी में इन्फेक्ट करके उसके मेटाबोलाइट्स के थ्रू सेल डैमेज करता है, और इस हर सेल डैमेज के दौरान आपके हाई फीवर आता है, चिलिंग इफेक्ट आता है और स्वेटिंग आता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में जनरली मलेरिया इन्फेक्शन बढ़ता है, और इसी धीरे धीरे इसीलिए फीवर, चिलिंग और स्वेटिंग इफेक्ट देखा जाता है मलेरियल कंडीशन में। इसके बाद जैसे मेरोजॉइट हो गया, अब उसके बाद ये जो आरबीसी के अंदर वो ये जो अभी तक जो स्प्रेडिंग है, दिस वाज एसेक्सुअल,
आपने ही पढ़ा था जो भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल ब्रीडिंग, तो यहाँ पे ये एसेक्सुअल ब्रीडिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके सेक्सुअल ब्रीडिंग होता है। सेक्सुअल ब्रीडिंग में ये बनाता है गैमेटोसाइट, ठीक है। तो मेरोजोइट से फिर बनता है गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट में क्या होता है कि नॉर्मल जो भी सेल है, सेल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रहता है और वो पैरासाइट रहता है, और इसी से गैमेटोसाइट से फिर वो करता है ट्रांसमिशन, ठीक है। गैमेटोसाइट के बाद वो करता है ट्रांसमिशन। अब वो ट्रांसमिशन कैसे करता है, सपोज ये जिसकी बॉडी में है, उसके बॉडी में कोई भी मॉस्किटो काट रहा है, फिर वो गैमेटोसाइट क्या होता है कि डायरेक्ट उसके वापस से इस मॉस्किटो के बॉडी में जाता है और वहां पे जाके या अपना प्रोडक्शन करता है। फिर दूसरे बंदे को जब काटते हैं वो मॉस्किटो, फिर वही साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जनरली हो सकता है कि जो भी ट्रांसमिशन है उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो जहां पे ये स्पीसीज बढ़ रहा है उस स्पीसीज के साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है वो एरिथ्रोसाइट में हो सकता है वो गैमेटोसाइट में हो सकता है कि वो ब्लड वेसल में काटे। तो इतने जगह पे टारगेट करके आप एंटी मलेरियल एक्टिविटी देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि स्पोरोजोइट फॉर्म में सबसे पहले ब्लड में आता है, उसके बाद ब्लड से लिवर में जाता है, मिनिमम 7 to 10 डेज लगता है उसे मेरोजोइट फॉर्मेशन होने के लिए। मेरोजोइट इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम अदर स्पीसीज। अब वो लिवर से जनरली दूसरे ब्लड वेसल में जाता है, दूसरे ब्लड वेसल में जाने के बाद ब्लड वेसल के अंदर जो भी आरबीसी या नॉर्मल एरिथ्रोसाइट होता है वो एरिथ्रोसाइट को टारगेट करता है। एरिथ्रोसाइट टारगेट करने के बाद उसके अंदर एक साइकिल चलता है दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब उस साइकिल में क्या करता है कि हर एक सेल को वो इन्फेक्ट करता है, उसमें उसके अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद वो आरबीसी को ब्लास्ट करता है, और जैसे आरबीसी को ब्लास्ट होता है इसके साथ साथ उसके डेड मेटाबोलाइट तुरंत फीवर और चिलिंग इफेक्ट ये आपके बॉडी में लाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे वो अपने सेक्सुअल प्रोडक्शन से गैमेटोसाइट बनाता है, गैमेटोसाइट से फिर दूसरे मॉस्किटो में ट्रांसमिशन होता है। अब वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ही अगर वो गैमेटोसाइट उसके अंदर होगा तो फिर प्लाज्मोडियम को दूसरे ह्यूमन में वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब तो ये ट्रांसमिशन हो गया। ट्रांसमिशन कहां से हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड बोर्न डिजीज है, मतलब ब्लड से रिलेटेड है, तो ब्लड जहां जहां पे इंटरलिंक्ड है वहां वहां पे ये ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड कहां से हो सकता है, जैसे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो ट्रांसमिट हो सकता है कि सपोज किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट या पर्सन के ब्लड है और दूसरे किसी पर्सन में दिया जा रहा है, तो वहां पे अगर पैरासाइट इन्वॉल्व है तो वहां से इन्फेक्शन बढ़ेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ब्लड चाहिए होता है और ऑर्गन के अंदर तो भी लीवर या दूसरे ऑर्गन के अंदर अगर पैरासाइट मौजूद है तो वहां से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है फ्रॉम द मदर, ठीक है। अगर माँ के भी ये पैरासाइट है या मलेरिया है तो बच्चे के भी हो सकता है। इस कंडीशन इज नोन एज द इस कंडीशन इज नोन एज कॉन्जेनिटल मलेरिया, ठीक है। इस कंडीशन इज नोन एज कॉन्जेनिटल मलेरिया, जहां से मदर से बेबी को हो सकता है, ठीक है। या शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब ऐसे नीडल्स जहां से क्या हो सकता है कि नॉर्मल मलेरिया के स्पीसीज में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है या इंजेक्ट किया गया है और उस नीडल्स में पैरासाइट आ सकता है। फिर वही नीडल अगर दूसरा कोई शेयर करे तो वहां से भी ये पैरासाइट इन्फेक्ट हो सकता है और मलेरिया भी बढ़ सकता है। तो ये था आज की क्लास मलेरिया के बारे में। तो नेक्स्ट डे हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मलेरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमने आज पढ़ा कि मलेरिया है क्या, इसके वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, कैसे इन्फेक्शन होता है, डेथ कैसे होता है, इसके साथ साथ मलेरिया कौन फैलाता है, ठीक है, कैसे आता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद मलेरिया जो भी पैरासाइट है उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि कितना देर इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कैसे कैसे करके वो फैल सकता है और धीरे धीरे वो दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर ये हमने समझ लिया तो नेक्स्ट डे हमें जनरली जो भी ड्रग है, ड्रग के टारगेट, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, जैसे नॉर्मल क्विनाइन, क्लोरोक्विन, इसके साथ साथ प्रीमाक्विन, फार्माक्विन, एटोर्बाक्विन, इसके अलावा भी आर्टिमिसिनिन, ये सब एंटीमलेरियल कुछ ड्रग्स है। वो कहाँ पे कैसे काम करता है और उसके डोसेस फॉर्म, उसके नॉर्मल
यूसेस, इसके अलावा उसके प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी कमेंट है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।